वेलकम टू माय चैनल ब्रेन अलाइव। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स के बारे में। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स किसके अंडर में आते हैं? फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हमारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स होते हैं। तो पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये एक साइनसोइडल ऑसिलेटर है। साइनसोइडल ऑसिलेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एलसी ऑसिलेटर्स एंड आरसी ऑसिलेटर्स। एलसी ऑसिलेटर्स वो आरएफ ऑसिलेटर्स होते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स, जो हमारे 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा के सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। वो कौन से होते हैं? ट्यून्ड ऑसिलेटर्स, हर्टले ऑसिलेटर्स, कॉलपिट ऑसिलेटर्स। और आरसी ऑसिलेटर्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, यानी कि अप टू 20 किलो हर्ट्स तक के सिग्नल ये जनरेट करते हैं। इसमें हमारे आते हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वीन ब्रिज ऑसिलेटर। इस वीडियो में हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का प्रिंसिपल क्या है कि इसमें मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो फीडबैक नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री होनी चाहिए और लूप गेन ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए। तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट हम कैसे अचीव करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि आरसी सीरीज सर्किट में 180 डिग्री की फेज शिफ्ट कैसे अचीव करेंगे। हमें पता है कि जो आरसी सीरीज सर्किट होते हैं, आरसी सीरीज सर्किट में एसी सिग्नल देते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल साइन वेव दी हमने, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो करंट इनपुट जो वोल्टेज अप्लाई करी है उससे लीड करता है बाय सम एंगल। तो इसी वजह से जो आउटपुट पर जो वोल्टेज जनरेट होगी वो इनपुट वोल्टेज से बाय सम एंगल फेज शिफ्टेड होगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम इस सर्किट में करेंगे। ये जो हमने बनाया है ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो हम फीडबैक सर्किट यूज़ करेंगे उसका सर्किट है ये। इसमें हम आरसी सीरीज सर्किट के 3 सेक्शंस लेंगे। एक सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी आर सी आर सी आर, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। जो इसका फर्स्ट सेक्शन है वो 60 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, सेकंड भी 60 डिग्री करेगा और थर्ड भी 60 डिग्री करेगा। तो 3 सेक्शंस मिला के ये 180 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। यानी इनपुट पर हमने में साइन वेव दी है तो आउटपुट कोसाइन वेव हमारी आ जाएगी, यानी कि जो फीडबैक नेटवर्क है वो हमारा 180 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क 180 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। 180 डिग्री की फेज शिफ्ट तो हमें मिल गई है। अब हमें चाहिए टोटल ऑसिलेशंस के लिए टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री की होनी चाहिए। 180 डिग्री की फेज शिफ्ट तो हमारे इस नेटवर्क से मिल गई है जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है। अनदर 180 डिग्री की फेज शिफ्ट हमें इस सीई कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगी। ये हमारा एम्पलीफायर है, सीई एम्पलीफायर। और सीई एम्पलीफायर जो आउटपुट देता है वो इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होती है, यानी कि 180 डिग्री की फेज शिफ्ट ये सीई एम्पलीफायर प्रोवाइड करेगा। 180 डिग्री की फेज शिफ्ट ये हमारा फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, आरसी फेज फीडबैक नेटवर्क। तो टोटल हमारी 360 डिग्री की फेज शिफ्ट इसमें अचीव हो गई। तो ऑसिलेशंस के लिए, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए हमें यही चाहिए। अब हम इस सर्किट को एनालाइज करेंगे कि इस सर्किट में कैसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकालेंगे। सर्किट को एनालाइज करने से पहले हम इस सर्किट के बारे जो कंपोनेंट्स है उसको, उनका क्या क्या फंक्शंस है ये देखेंगे। ये सीई एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में ये R1 और R2 रेजिस्टर्स हैं, ये बायसिंग को प्रोवाइड करने के लिए इसमें यूज़ किए हैं। RE और CE इस बायसिंग को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करे हैं अगेंस्ट टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर चेंज होने पर जो बायसिंग है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो चेंज ना हो। ये RL इज़ द लोड रेजिस्टर। ये RL जो कलेक्टर वोल्टेज होगी उसको कंट्रोल करेगा। तो ये हो गए हमारे CE एम्पलीफायर के जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। और बाकी का ये फीडबैक नेटवर्क है। अब इसमें जो हमने जो रजिस्टर्स यूज़ किए हैं वो सेम वैल्यू के किए हैं, R एंड दिस इज़ R'। ये R' इसलिए लिया है क्योंकि जो इस ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस होगा, इस ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस इस रजिस्टर के साथ ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो दोनों ऐड होने के बाद वो इक्वल टू R होना चाहिए, इसलिए हमने इसको R' लिया है ताकि उसमें ऐड होने के बाद वो इक्वल टू R बन जाए। अब इस सर्किट का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। जो इस ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम इतने पोर्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं H पैरामीटर्स में। ट्रांजिस्टर को हम एक करंट सोर्स मानते हैं, इसलिए इसको करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं
HFE IB, IB इज़ द बेस करंट। 1/HOE, 1/HOE इसका आउटपुट इम्पीडेंस है इस ट्रांजिस्टर का, और HIE इसका इनपुट इम्पीडेंस है। ये हो गया ट्रांजिस्टर, और ये हमारा हो गया इस साइड जो हमने फीडबैक नेटवर्क यूज़ किया है। अब देखिए इसका, क्योंकि ये सर्किट जो होता है ये AC इक्विवेलेंट सर्किट होता है, तो AC इक्विवेलेंट सर्किट में जितने भी हमारे DC सोर्सेज हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं। इसमें VCC लगी है, ये एक DC सोर्स है, तो इसको इससे शॉर्ट कर दिया तो हम देखते हैं कि ये जो रजिस्टर है RL ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। कलेक्टर, ये एक टर्मिनल इसका कलेक्टर से कनेक्ट है, तो ये टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, और दूसरा जो टर्मिनल है इसको शॉर्ट कर दिया तो इसलिए वो एमीटर से कनेक्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट करने के बाद ये एमीटर से कनेक्ट हो गया, तो इसके पैरेलल में आ गया ये। और बाकी जो RC सर्किट है वो हमने एज इट इज़ कनेक्ट किया है। ये कलेक्टर से था C, देन ये R एमीटर से है, देन C और R ये एमीटर से है, देन C और ये R हमारा बेस में वापस फीडबैक मिल रहा है, इसके बेस से कनेक्ट है। ये R डैश की जो वैल्यू है इक्वल्स टू R माइनस HIE, यानी कि R हम निकालेंगे तो ये R डैश प्लस इसका इनपुट इम्पीडेंस ऐड होके हमारा इक्वल टू R बन जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे एनालाइज करने के लिए, ताकि हमारा एनालिसिस जो है इजी हो जाए। कैसे कैसे हम इसको शॉर्ट करते हैं, देखिए 1/HOE, 1/HOE इसका आउटपुट इम्पीडेंस है, और ये आउटपुट इम्पीडेंस जो है ट्रांजिस्टर का इट इज़ मच मच ग्रेटर देन दिस RL रजिस्टर, इस RL से बहुत ज़्यादा है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टर से क्यों फ्लो करेगा, वो इधर से फ्लो करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है तो करंट मैक्सिमम यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से मिनिमम फ्लो करेगा। तो इसलिए हम इस रेजिस्टर को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा ये सर्किट है, इस सर्किट में हमने इस HOE को 1/HOE को नेगलेक्ट कर दिया है। उसके बाद है HRE VO0, ये जो है हमारा वोल्टेज सोर्स, ये भी यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि HRE हमारा क्या होता है, HRE हमारा होता है रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है एम्पलीफायर का, और एम्पलीफायर में हमेशा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एम्पलीफाई होकर आती है तो वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है, और ये रिवर्स वोल्टेज गेन है तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये उसका उल्टा हो गया तो इसकी वैल्यू कम होगी। और ये वैल्यू कम होगी तो जब हम इस कम वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट वोल्टेज के साथ, तो ये बहुत ही कम आएगी। इसलिए कम आएगी तो हम इसलिए इसको वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया यहाँ से। तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया कि शॉर्ट कर दिया यहाँ से, तो हम इसको इस सर्किट में नहीं दिखाएंगे। बाकी हमारा सर्किट जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ हमने इसको देखो R डैश लिया है, ये R डैश हमने इसको इसलिए लिया है यहाँ पर, क्योंकि जो हम इसमें रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमने इन सब की वैल्यू सेम ली है R, और ये हमने कम इसलिए लिए भी R, तो कुल मिलाकर R होनी चाहिए। इसकी कम इसलिए लिए क्योंकि जो इसमें इनपुट इम्पीडेंस है वो इस रजिस्टर के सीरीज़ में आ रहा है, तो वो भी एडअप हो रहा है, तो वो टोटल मिला के एडअप होने के बाद R होना चाहिए। इसलिए हमने इसको R डैश यानी कि कम वैल्यू लिया है, R माइनस HIE, इसलिए हमने इसको R डैश लिया है, ताकि ये दोनों एडअप होने के बाद हमारा R बने। तो इसलिए अब R डैश हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसको हमने और एनालाइज करना है, और शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अब ये देखिए जो हमारा HFE IB और RL, जो ये हमारे रजिस्टर्स हैं, ये करंट सोर्स है, और इस करंट सोर्स के पैरेलल में हमारी क्या लगी, रजिस्टर लगी है। तो हम इस, क्योंकि पैरेलल में लगी है तो ये करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सर्किट में इसको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये करने के लिए हम जो रजिस्टर्स पैरेलल में है, रजिस्टर पैरेलल में है, उसको सीरीज़ में लगाएंगे और इसको वोल्टेज सोर्स बना देंगे। अब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें R को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, HFE IB इंटू RL। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि RL और R हमने सेम लिए हैं। बाकी का नेटवर्क हमारा सेम है, CR CR देन CR CR देन CR। अब ये हम R लेंगे क्योंकि R डैश को और HIE ये दोनों एडअप होके हमारी क्या है, R है, इक्वल टू R है, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया R। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या है, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो IB है, तो इसलिए इस लूप में हमारा जो करंट है वो IB फ्लो कर रहा है। बाकी इसमें
I1 और I2 हमने एज्यूम कर लें कि इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं और इसमें I भी फ्लो कर रहा है। अब हम इस सर्किट को एनालाइज करेंगे। अब इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें क्या किया, इन तीनों लूप्स में हम KVL अप्लाई करेंगे, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हमारा ये क्या है, AC वोल्टेज सोर्स है और AC वोल्टेज सोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा हमारा, प्लस माइनस ऐसे चेंज होता रहेगा, तो इसके लिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। फर्स्ट ये वोल्टेज सोर्स है तो एज इट इज़ आ जाएगा HFE-IVR प्लस, इसमें रजिस्टर में हमारा I1 फ्लो कर रहा है ये करंट, तो ये IR1 प्लस इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है, वो भी I1 फ्लो कर रहा है, तो I1 इंटू 1/jωc ये इम्पीडेंस होता है इसका। देन प्लस इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इन दोनों का करंट का जो रिजल्टेंट होगा वो फ्लो कर रहा है। वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम इस लूप में लूप KVL लगा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेके इस करंट को ये अपोज कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो करंट है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये करंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लेंगे इसको नेगेटिव लेंगे, तो I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें करंट पूरा लूप जो है कंप्लीट हो गया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद I1 की वैल्यू आपकी I1 कोफिशिएंट ये होगा, I2 का ये होगा और IB का हमारा ये हो गया। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको हमने नंबर 1 रख दिया है। उसके बाद है हमारा लूप 2 में हम लगाएंगे। लूप 2 में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लूप 2 है, लूप 2 ये है। अब इसमें भी हम KVL लगाएंगे। इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है तो R में जो फ्लो करेगा करंट वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब क्योंकि इस लूप में हम KVL लगा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए I2 माइनस I1, देन इसमें हमारा I2 फ्लो कर रहा है तो प्लस I2 इंटू 1/jωc, देन इस R में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है तो पॉजिटिव इसको लेंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो I2 माइनस IB इक्वल्स टू 0। अब इसमें मान लगा दिए, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करने के बाद अरेंज कर देंगे इक्वेशन को, ये नंबर 2 हो गई। देन हमारा नंबर 3 ये वाला लूप के, इसमें लूप में KVL लगाएंगे। इस लूप में KVL लगाएंगे तो अब इसमें अपोजिट में ही करंट फ्लो कर रहे हैं, अब इसमें लगा रहे हैं तो IB को पॉजिटिव लेंगे हम, IB माइनस I2, देन प्लस IB इंटू jωc, IB इंटू 1/jωc प्लस RIB इक्वल्स टू 0। इसको भी अरेंज कर लेंगे और यहाँ पर ये इस इक्वेशन को नंबर 3 डाल देंगे। अब इसमें I1 इन्वॉल्व नहीं है इसलिए 0 I1 लिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसमें 1/jωc है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 1/ωc को हम XC लिख देंगे क्योंकि ये क्या होता है हमारा कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है। तो 1/jωc हमारा क्या होगा XC/J, और इस J को हम ऊपर ले जाएंगे तो -j XC आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसके कोफिशिएंट का, तो वो भी हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे I1 के कोफिशिएंट, I2 के कोफिशिएंट और IB के कोफिशिएंट्स हैं ये तीनों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना डिटर्मिनेंट को आता ही है सबको, जिसमें फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, ये क्वांटिटी ली हमने ये यहाँ रखी, मल्टीप्लाई ये और ये रो छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस हमारा ये स्क्वायर हो गया इसका, माइनस माइनस R का स्क्वायर हो गया। देन ये क्वांटिटी हमारी बीच वाली माइनस में थी, माइनस और ये क्वांटिटी हो गई। तो इसकी जो इस रो में और ये कॉलम में लाई करती है उन दोनों को छोड़ दिया हमने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये हमने कर दिया यहाँ पर। देन हम इसको लेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये और ये दोनों छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमने कर लिया इसमें। अब इन इक्वेशंस को जस्ट हमें सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है वो इक्वेशन हमारी क्या है, वो इक्वेशन हमारी ये है, 4r³ माइनस j10r² इंटू XC माइनस 6rXC स्क्वायर प्लस JXC³ प्लस HFE R³ इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन आने के बाद हम देखेंगे इसमें कुछ हमारी इमेजिनरी टर्म्स हैं जो जे वाली हैं, ये और ये हमारी इसमें जे वाली टर्म्स हैं, यानी कि इमेजिनरी टर्म्स हैं। और बाकी जो इसमें टर्म्स हैं 4r क्यूब माइनस 6r एक्स स्क्वायर प्लस HFE r क्यूब, ये हमारी इसमें रियल टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इमेजिनरी टर्म्स को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको 0 के से इक्वेट कर दिया इमेजिनरी टर्म्स को। इमेजिनरी टर्म्स हमारी ये है tan r स्क्वायर XC प्लस XC क्यूब, ये वाला इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा XC स्क्वायर इक्वल्स टू tan r स्क्वायर, फिर XC की वैल्यू हमारी अंडर रूट tan r आ गई। उसके बाद जो XC की वैल्यू हमको उसको सोल्व करेंगे, XC की वैल्यू पुट करेंगे 1/ωc, C हमारा इस साइड चला जाएगा तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√tan RC। अब ओमेगा की भी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ओमेगा होता है 2π f, f की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2√tan π RC, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है इसमें। तो फ्रीक्वेंसी हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारा जो नेटवर्क है RC नेटवर्क वो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क, उससे हमारी फ्रीक्वेंसी पता लगेगी क्या फ्रीक्वेंसी आएगी। उसके बाद हम जो रियल टर्म्स हैं उनको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। रियल टर्म्स हमारी कौन कौन सी हैं इसमें, रियल टर्म्स हमारी ये हैं 4r क्यूब माइनस 6r एक्स स्क्वायर प्लस HFE r क्यूब इक्वल्स टू 0। ये हमने इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दी जितनी भी हमारी रियल टर्म्स थी। और इसमें XC की वैल्यू, XC स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। XC स्क्वायर हमारा tan r स्क्वायर आया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो HFE की वैल्यू हमारी 56 आ गई। फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस द वैल्यू ऑफ द HFE ऑफ द ट्रांजिस्टर शुड बी इक्वल्स टू 56 होनी चाहिए हमारी HFE, यानी कि करंट गेन 56 होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, यानी कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।